एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको जो आपकी BESC 131 है उसका जो यूनिट 3 है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वो मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या आपको भी आधा ही आधा हर एक चैप्टर करा रही हूँ, क्योंकि जो मेन मेन टॉपिक्स है ना पहले मैं वो ही कर रही हूँ कोशिश कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपको मेन मेन टॉपिक समझ आ जाएंगे ना, फिर आप बाकी का जो चैप्टर है वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो इसीलिए मैं सारा, क्योंकि ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा ना ये कंप्लीट करने में, तो मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर का जो थोड़ा थोड़ा है वो मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट करने की, और फिर धीरे से मतलब फिर कुछ टाइम के बाद हम पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, बहुत ही इजी टॉपिक है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। प्लस अगर आपने इस साल का जो क्वेश्चन पेपर देखा होगा, इस पे क्वेश्चन भी आया था कि आपको एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इस हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और असाइनमेंट्स में भी आपको ये टॉपिक तो आता ही आता है। प्लस ये जो टॉपिक है, अगर आप देखोगे, देखो कितनी अच्छी आपको एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है। अगर आप यही समझ जाते हो, तो अगर यही वहाँ पे बनाते हो, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर जो फ्लो चार्ट्स वगैरह जब ड्राइंग्स वगैरह करते हो ना, उससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको डिफाइन करना है, फिर आपको यही फ्लो चार्ट अगर आपको दिमाग में रह जाता है, माइंड में रहता है, देन आप वो बनाओ, वहाँ पे ड्रॉ करो, देखो आपको कितना अच्छा टीचर को लगता है और आपको कितने अच्छे से वो मार्क्स देते हैं फिर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखा करो हमेशा। देखो यहाँ पे जो है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन ये क्या बोल रहे हैं, एवरी सोसाइटी वांट्स दैट इट्स नॉलेज, कल्चर, ट्रेडिशंस एक्स्ट्रा आर प्रिजर्व्ड एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू इट्स फ्यूचर मेंबर्स। देखो हर एक सोसाइटी, जितनी भी हमारी सोसाइटी अलग अलग, जो भी हर कंट्री में अलग अलग, हमारे यहाँ पे कंट्री पे नहीं, मतलब हर एक जो अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं वर्ल्ड में, है ना, तो हर एक सोसाइटी यही चाहती है कि वहाँ जो उनकी नॉलेज है, जो उनका कल्चर है, उनका रहन सहन का तरीका, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, वो सारे उनकी जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उन तक वो पहुँचे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सोसाइटी का जो भी उनकी नॉलेज, कल्चर, ट्रेडिशंस वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर आर परफॉर्म्ड बाय मैनी सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी। तो जो ये है मतलब जो इनको कल्चर, नॉलेज, ट्रेडिशंस को, इनका बचाव, इनका आगे आगे तक आने वाली जो जनरेशन है उन तक पहुंचाना इस नॉलेज और कल्चर को, ये बहुत सारे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का इसमें हिस्सा रहता है, काम रहता है। सबसे पहले फैमिली है, फिर स्कूल है, फिर कम्युनिटी है, ये सब मिलके क्या करते हैं, जो आने वाले बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ पे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन तक अपना जो है, अपनी जो नॉलेज है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उनको उन तक पहुँचाते हैं। For example, before entering the school, the children learn many things in the family when they interact with family members and observe the things done by them in the family. देखो जब बच्चा एक जो छोटा होता है, वो स्कूल नहीं गया होता है, तब वो अपने जब घर पे ही होता है, फिर वो देखता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स क्या क्या कर रहे हैं, उनको देख के, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो चीज़ें फिर वो खुद करने लगता है ना। तो वो जो चीज़ें उसकी फैमिली में हो रही हैं वही चीज़ें वो सीखने लगता है। सिमिलरली कम्युनिटी, स्कूल, स्टेट एंड मीडिया ऑल्सो परफॉर्म सच फंक्शंस। इसी तरीके से हमारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, स्कूल हो गया, स्टेट हो गया, और जो हमारे यहाँ पे जो मीडिया है, सोशल मीडिया भी इसमें आ जाता है, टीवी वगैरह आ जाता है, रेडियो आ जाता है, वो सारे भी इसी तरीके से अपना काम करते हैं। ऑल दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड परफॉर्म एजुकेशनल फंक्शंस एज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो इसी तरीके से ये जो हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, इन जो जिनको आप एजेंसीज भी बोलते हो, ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोल सकते हो। इसमें आपका मीडिया आता है, स्कूल आता है, फैमिली आती है, कम्युनिटी आती है, ये सब भी सेम, ये वही सारी एजुकेशनल फंक्शंस को मतलब अपने पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि इनसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि सोसाइटी ने ही इनको बनाया होता है। This unit intends to discuss the role and functions of the above five agencies of education and how these agencies help in shaping personality of the children. तो ये जो यूनिट है इसमें हम यही 5 जो एजेंसीज हैं, जैसे कि आपका फैमिली हो गया, कम्युनिटी, स्कूल, स्टेट, मीडिया, इनका हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में कैसे अपना काम मतलब अपना कैसे हाथ, इनका हाथ कैसे होता है उसको शेप करने में, इनका क्या रोल होता है। तो द अबव एजेंसीज और नॉट इंडिपेंडेंट देमसेल्व्स। तो ये जो अभी जो एजेंसीज 5 मैंने बताई, ये
ऐसा नहीं है कि अलग आज़ाद हैं, ये अपने से ही सारा करती हैं, बल्कि ये सारी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिली हुई होती हैं। ऑल द अबव एजेंसीज वर्क कलेक्टिवली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये जो 5 एजेंसीज हैं, ये अलग अलग नहीं काम करती है, बल्कि मिलजुल के बच्चे के लिए काम करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। चलो जी, ये हो गया। का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आपको सबसे पहले मीनिंग देखनी है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की, उसके बाद क्लासीफाई इनको करना है, और आपको फिर रोल देखना है, जैसे फैमिली का क्या रोल है, स्कूल का, स्टेट का, मीडिया का, कम्युनिटी का क्या रोल है, ठीक है। तो ये है आपका। सबसे पहले देखो, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे सबसे पहले। इन द यूनिट फर्स्ट वी हैव एक्सप्लेन दैट एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो पहला यूनिट आपने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, जो आपकी एजुकेशन जो है, ये जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तब से लेके जब वो इस दुनिया से चला जाता है, वो इंसान, चाहे वो बच्चा हो या चाहे वो इंसान बन के बूढ़ा हो के जाए इस दुनिया से, तब तक ये उसके साथ ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। यानी एक जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब से लेके जब उसकी डेथ हो जाती है, तब तक वो ये जो एजुकेशन का उसकी लाइफ में प्रोसेस चलता रहता है। जो ये आपका जो एजुकेशन है, ये एक जो ह्यूमन बीइंग का जब बर्थ होता है तब से लेके जब तक वो उसकी डेथ हो जाती है, तब तक चलता रहता है। ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग्स कम इन कांटेक्ट विथ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। और पूरे जो उसकी ज़िंदगी एक इंसान की होती है, जो इंसान उनकी ज़िंदगी होती है, उसमें ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके एजुकेशन हो गया, आपका फैमिली हो गया, आपका स्कूल हो गया, ये सारे इनके साथ वो कांटेक्ट में आता है। दे एक्वायर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। और यहीं से वो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस, और इन इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका फैमिली आ जाता है, कम्युनिटी आ जाता है, ठीक है। तो जो आपके एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, स्टेट, मीडिया, ठीक है। और भी हैं, बट ये 5 हम इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है। अकॉर्डिंग टू बाटिया 1994, ये क्या बोलते हैं, सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द एजुकेशन। तो ये बोलते हैं जो सोसाइटी है उसने बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जो कि बच्चे के एजुकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी से याद कर लो, एग्जाम में लिखने में जब आप आंसर लिखोगे तो ये आपको अच्छे मार्क्स इसे मिल सकते हैं, अगर आप डेफिनेशन वहाँ पे, या 1 मार्क तो मिल जाएगा आपको इस डेफिनेशन का। अमंग द एजेंसीज ऑफ सम आर फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। कुछ इसमें देखोगे आप, आपकी फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, कुछ इनफॉर्मल है। फॉर्मल हो गया कि जिसमें स्कूल आ जाएगा, आपका कॉलेज आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, वहीं पे कुछ आपके इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में आपका हो गया जैसे फैमिली हो गया, ये सारा, ठीक है, कम्युनिटी हो गया ये। तो ये है आपका। देखो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। देखो सबसे पहले एज मेंशन्ड बाय ब्राउन 1947, कोटेड इन सेक्सेना 2009। तो जो ब्राउन बोलते हैं एक ये मतलब डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद सक्सेना जो है वो अपने इसमें को लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कैन बी डन इन वेरियस वेज। तो जो ये बोलते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है एजुकेशन को आप अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हो कि एजुकेशन जो ये जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में क्या क्या होता है। लेट अस सम डिस्कस सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो अब हम कुछ डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट आपकी क्लासिफिकेशंस दी गई हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में फॉर्मल एजेंसीज होती है और इनफॉर्मल होती है। अगर हम फॉर्मल की बात करेंगे, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में हमारा स्कूल आता है, लाइब्रेरीज आती हैं, पिक्चर गैलरीज आती हैं जहाँ पे पिक्चर्स वगैरह होती हैं ना, गेम्स आती हैं, सिनेमा आता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं जो कि टीवी या रेडियो पे हो सकता है, ओके। अब हम इनफॉर्मल की बात करेंगे। इनफॉर्मल में आपका फैमिली हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, आपके कम्युनिटी हो गया कि आसपास के जो आपके हमसाए हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, रिलीजन हो गया, मार्केट प्लेस हो गया जहाँ पे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, फेयर्स हो गया, एग्जीबिशंस हो गए, मेले वेले लगते हैं ना कभी, वो हो गया, मीडिया हो गया, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो अभी, वो भी इसमें आ जाता है। फ्री प्ले एक्स्ट्रा, या किसी के साथ खेल रहे हो गेम वगैरह, वो भी इसमें आ जाते हैं, ओके। ये था।
फिर एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन एक और इसमें डेफिनिशन एक और तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया है, वो ये है एक्टिव एजेंसीज़ और पैसिव एजेंसीज़। एक्टिव एजेंसीज़ कौन सी होती हैं, जो कि मतलब जिनका ऐसा होता है कि उनके साथ मिलजुल के आपको मतलब बात करते हो, उनके साथ रह के ये करते हो ना, मतलब एक्टिव वो अपना काम, मतलब उनको छोड़ के आप नहीं रह सकते हो, मतलब आपको उनके साथ आपका कहीं ना कहीं से ये रहता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है, मतलब एक्टिव वो अपना एक्टिवली काम करते हैं। जैसे कि स्कूल आप जाते हो, वहाँ पे बैठते हो, सीखते हो। फिर है फैमिली के बगैर रह सकते हो, फैमिली के साथ भी आपका काम चलता रहता है। कम्युनिटी हो गया, बाहर निकला, सलाम किया अपने आसपास लोगों को, नमस्ते किया, तो उनसे भी तो बात होती है ना, देखते हो ना कुछ। रिलीजन हो गया, रिलीजन से तो कोई नहीं अलग रह सकता है। इंडिया में हम अगर बात करेंगे रिलीजन की, रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप हिंदुज़म से बिलोंग कर रहे हो, बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, इस्लाम से, आपको देखोगे आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपको रिलीजन की एजुकेशन आपको रोज़ मिलती है। रिलीजियस बुक्स आपके घर में होती हैं जिनको आप देखते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना रिलीजन को आप अलग कर सकते हो, इंडिया में तो नहीं कर सकते हो, है ना। तो स्टेट हो गया, सोशल क्लब, स्टेट जैसे कि रोज़ कोई ना कोई नई गवर्नमेंट स्कीम निकलती है, कुछ नई बातें आ जाती हैं, ये सारा। सोशल क्लब्स हो गया, गेम्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, सारा इसमें एक्टिव एजेंसी, जो कि आपको एक्टिवली ये करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद पैसिव एजेंसीज आते हैं। इसमें आपका सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें डेफिनेशन, ये ना एक और क्लासिफिकेशन है इसमें, है फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ठीक है। तो इसमें सबसे वही ना, यहाँ पे फॉर्मल में बोला स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, म्यूजियम, जू, आर्ट गैलरीज, ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ओके। फिर है इनफॉर्मल, यहाँ पे फैमिली, स्टेट, जनरल गेम्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये। फिर कमर्शियल में क्या आता है, कमर्शियल में यहाँ पे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे कि पैसे के ऊपर जो ना होता है, मतलब जैसे कि रेडियो हो गया, ये सारा, ठीक है, और जिस पे एड्स वगैरह चलते रहते हैं, उस टाइप का। नॉन कमर्शियल हो गया जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब हो गया, सोशल वेलफेयर सेंटर्स हो गया, ड्रामेटिक्स क्लब्स हो गए, स्काउट और गाइड हो गया, यूथ क्लब, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, ये सारा इसमें आ जाता है। अब है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, सक्सेना 2009 की जो बुक है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप ये करते हो। फिर है कि ये जो फिगर 3.3 थी, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्लास, जो है इसको आप अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हो, उसका नेचर और फंक्शंस कैसे वो इम्पार्ट करता है एजुकेशन को। इट इज़ ट्रू दैट ओनली वन एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट इनफ फॉर चाइल्ड टू गेट एजुकेशन फॉर हिज डेवलपमेंट। और ये भी सच है कि इनमें से किसी एक ही एजेंसी, ये नहीं बोल सकते हो हाँ अगर एक ही एजेंसी जैसे फॉर्मल है, सिर्फ फॉर्मल से ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा, नहीं, बल्कि इन सब का बच्चे की लाइफ में होना ज़रूरी है, तभी उसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा। चिल्ड्रन गेट एजुकेशन फ्रॉम फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। जो बच्चे हैं आप देखोगे फॉर्मल से भी एजुकेशन हासिल करते हैं, इनफॉर्मल से भी करते हैं, एक्टिव से भी, पैसिव से भी, कमर्शियल से भी, नॉन कमर्शियल से भी आप वो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन से जो है एजुकेशन हासिल करते हैं, ओके। तो उसके बाद हम आपको एक एक करके, मैं आपको फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, इस तरीके से सारे मैं आपको समझाऊंगी। देखो एक्टिविटी आपको यहाँ पे है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन गिवन इन फिगर 3.3, क्लासीफाई एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इनटू सम अदर कैटेगरीज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपको वो यहाँ पे दिया गया है ना फिगर, इसी हिसाब से आपको देखना और कौन कौन सी एजुकेशन और कैसे इसको आप क्लासीफाई, अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, जिसमें आपको अपने हिसाब से बोलना है कि कुछ और चीज़ें जो है एजुकेशन में काम आती हैं जो इसमें डिफ़ाइन नहीं की गई हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ये करना है आपको, व्हाट इज़ एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। जो एजेंसी ऑफ एजुकेशन होता क्या है और कौन कौन सी को, किस किस को आप बोल सकते हो एजेंसी ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा आंसर लिखने में एग्जाम के टाइम पे, ओके। वाई आर फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी कॉल्ड एज द एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आपको बताना है फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी को क्यों आप एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन बोलते हो, क्योंकि उनके साथ आपका डेली इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा, बल्कि उनके साथ आपका रेगुलरली अलग अलग तरीक़ों से कांटेक्ट होता है, आप नई नई चीज़ें हर रोज़ सीखते हो, मतलब खुद से। ऐसा नहीं कि आप दूसरा बंदा बीच में रह के रहता है करता है, बल्कि आप उनके साथ खुद ये करते हो, कांटेक्ट
होता है आपका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो बाद में ये जो है बहुत अच्छे यहाँ पे नोट्स आपको दिए गए हैं, तो आपको मैं ये करा दूँगी, ठीक है। तो ये है। आपको एक और बात, प्लीज़ आप इस एजुकेशन की बुक के लिए, इस बुक अभी मैंने आपकी यही देखी है एजुकेशन की किताब, दूसरा पार्ट नहीं देखा है, बट ये इसमें आप देखोगे नोट्स, अब बहुत सारे बच्चे होंगे आप में नोट्स बाय करेंगे। प्लीज़ डोंट बाय एनी नोट्स फॉर दिस सब्जेक्ट, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, ओके। ये जो है मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और नोट्स बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया इग्नू वालों ने। इतने अच्छे, आप क्यों ही अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो दुकान से, इससे अच्छा ना अपनी ये किताब खोलो। मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ, इनको मेरे वीडियो से आप मतलब देखो, आपकी मर्ज़ी है नहीं तो आप, लेकिन इसको एक बार किताब को खोलो। अगर आपके पास अभी तक किताबें नहीं आई हैं, क्योंकि बहुत पता नहीं क्या हो गया, बहुत सारे बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो ई ज्ञान कोश की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको किताब मिल जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। अपनी बुक को पहले जो भी आपका कोड है ना, कोर्स कोड जो है बुक का, जैसे इसका BESC131, साथ में लिखो ई ज्ञान कोश, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको सारे इसके टॉपिक्स आ जाएंगे, खोलो और इस पे पढ़ लो फ़ोन पे। बाय मत करो नोट्स को, नोट्स तो भी 200-300 के तो आ ही जाएंगे ना, तो इतना पैसा अपना मत ज़ाया करो, वो किसी और चीज़ में लगाओ वो पैसा, ठीक है। तो ये क्योंकि नोट्स आपके बहुत अच्छे से बनाए हैं इन्होंने, जिसने भी बनाया है बहुत इन्होंने मेहनत की है। बाकी बुक्स का तो नहीं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसमें थोड़ा बहुत वो लेंथी उसके लिए करने पड़ते हैं, बट और जितना हो सकता है कोशिश करो, अगर आप UPSC के लिए एस्पायर कर रहे हो, अगर आपको टीचर का एग्ज़ाम देना है कल को, जो भी करना है, प्लीज़ कोशिश करो हमेशा बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। ऐसा मत करो कि आप नोट्स ढूंढोगे, नोट्स से स्टडी करोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे जितना नोट्स में कम ही लिखा हुआ होता है, आप उतना ही समझते हो। बुक पढ़ो, उसमें से खुद ढूंढो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उससे आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश पे थोड़ा होल्ड बढ़ेगा आपका, और आप थोड़ा अच्छे से चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे, ठीक है, समझ पाओगे। चलो जी, बाकी मैं आपको बाकी दूसरे नेक्स्ट वीडियोज़ में समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।